You are watching BEO Basic Education Online, an educational channel. शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के भाग 3 में आप पढ़ेंगे व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना, जिसके अंतर्गत प्रातःकालीन सभा, सांध्यकालीन सभा, सह शैक्षिक गतिविधियां, खेल गतिविधियां एवं प्रतियोगिताएं, जीवन कौशल विकास, व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यावसायिक परामर्श और बाल संसद जैसे महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना। विद्यालय जीवन में बच्चे जहां एक और भाषा, गणित, विज्ञान तथा अन्य विषयों को पढ़कर अपनी विषयगत जानकारियां एवं समझ बढ़ाते हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे विभिन्न क्रियाकलापों से भी जुड़ते हैं जो उनके व्यक्तित्व में मानवीय मूल्यों तथा जीवन कौशलों का विकास करते हैं। तो आइए ऐसे क्रियाकलापों के बारे में जानकर उनको अपनी विद्यालयी गतिविधियों में सम्मिलित करने के तौर तरीकों पर विचार करें। प्रार्थना सभा तथा उसकी कार्य योजना। आइए अपने स्कूल में संचालित हो रहे दिनों की संख्या लिखें। यह हो सकती है 260, 240, 220 या कुछ कम ज्यादा। अब प्रतिदिन प्रार्थना के लिए निर्धारित समय को लिखें। यह हो सकता है 30 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट या कुछ कम या ज्यादा। यदि कुल विद्यालय संचालन के न्यूनतम दिवस व प्रार्थना के लिए निर्धारित न्यूनतम समय की भी गणना की जाए तो ये समय निम्नवत होगा: 220 दिन गुना 15 मिनट अर्थात 3300 मिनट या 55 घंटा अथवा 1,98,000 सेकंड। विचार करें कि क्या इतने महत्वपूर्ण कार्य और स्कूल संचालित होने की शुरुआत के समय का उपयोग बरसों बरस एक ही तरह की प्रार्थना से किया जाना उचित है? सोचें और लिखें, इस समय का बेहतर उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। आइए एक उत्कृष्ट उदाहरण देखते हैं। सुनंदा जनपद मुरादाबाद में शिक्षिका है। वह स्कूल में संचालित विभिन्न संज्ञान सहगामी क्रियाकलापों में बढ़ चढ़कर अगुवाई करती हैं। उन्होंने प्रार्थना सत्र को इतना रोचक व उपयोगी बना दिया है कि अधिकांश दिनों में प्रार्थना से पूर्व ही बच्चों की 100% उपस्थिति रहती है, जो विद्यालय परिवार की साफ सफाई से लेकर कक्षों को व्यवस्थित करना, सामग्री जुटाना, पौधों को पानी देना, सूचना पट पर सुविचार लिखना जैसे तमाम दैनिक क्रियाकलापों को सुनियोजित कर नियमित समय पर कतारबद्ध होकर प्रार्थना के लिए खड़े हो जाते हैं। विचार करें, सुनंदा बच्चों के साथ ऐसा क्या करती होंगी कि बच्चे इतनी उत्सुकता से प्रार्थना सत्र में सम्मिलित होते हैं? अपने विचार यहाँ लिखें। प्रार्थना सभा की सुविचारित योजना। ये क्रियाकलाप कुछ इस प्रकार के होते हैं। प्रत्येक दिवस के लिए अलग अलग प्रार्थनाएं जो हर माह बदल जाती हैं। प्रत्येक दिन संक्षिप्त प्रेरक प्रसंग, न्यूज अपडेट, स्वास्थ्य चर्चा, शारीरिक सक्रियता के क्रियाकलाप, बातचीत और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। स्फूर्तिदायक गतिविधियां, सामान्य निर्देश, सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस और बच्चों के विशेष प्रयासों, जन्मदिन पर प्रोत्साहन देना, ताली बजाना आदि। जिस तरह अन्य विषयों की शिक्षा योजना बनाई जाती है, उसी प्रकार प्रार्थना सत्र की भी साप्ताहिक, मासिक एवं वार्षिक योजना का निर्धारण आवश्यक है। यहाँ पर प्रातःकालीन सभा यानी प्रार्थना सत्र का दैनिक स्वरूप दिखाया गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि दैनिक प्रार्थना उद्घोष, प्रेरक प्रसंगों का विवरण परिशिष्ट 7 से लिखा जा सकता है। इसी प्रकार सांध्यकालीन सभा और उसकी कार्ययोजना भी यहाँ पर दी गई है। शिक्षण संग्रह में इस पर विस्तार से चर्चा है। यह सब हो जाने के बाद जरूरी होगा कि सामग्री के आधार पर क्रियाकलापों, गतिविधियों का वार्षिक, मासिक व साप्ताहिक विभाजन किया जाए। शिक्षकों व बच्चों की भूमिकाओं का रोस्टर तथा आवंटित कार्य का निर्धारण किया जाए और इस योजना के आधार पर क्रियान्वयन तथा यथावश्यक संशोधन परिवर्तन किया जाए। संग्रह संकलन में मददगार कौन? आइए इस पर विचार करें। हम यह जानते हैं कि सह शैक्षिक गतिविधियों को पहले पाठ्येतर क्रियाकलाप कहा जाता था। कालांतर में इनकी उपयोगिता और प्रासंगिकता को देखते हुए पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप अथवा संज्ञान सहगामी क्रियाकलाप कहा जाने लगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इन्हें पाठ्यक्रम क्रियाकलाप के अंतर्गत माना गया है।
अब सह शैक्षिक गतिविधियों को हम मुख्य तौर पर निम्नलिखित श्रेणियां यानी प्रकार में लिख सकते हैं, जैसे प्रतियोगिताएं, संगोष्ठी, सेमिनार, कार्यशालाएं, विज्ञान एवं गणित क्लब की स्थापना एवं पठन मंचों की स्थापना, दिवस, राष्ट्रीय पर्व, जयंती आदि, कार्यानुभव, शिल्प आधारित कार्य, बाल संसद, बाल समिति, परिवेशीय संग्रहालय का विकास, पुस्तकालय संचालन, विज्ञान संग्रहालयों, नवाचार हब, विज्ञान और गणित मेलों का भ्रमण एवं आयोजन। ये गतिविधियां केवल एक संकेत मात्र हैं, आप अपने स्तर पर इन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। सह शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन से बच्चों के अंदर कई सारे गुणों का विकास होता है। इसी के अंतर्गत आता है नियोजन। इसका सीधा अर्थ कार्य योजना बनाना है। किसी कार्य के संपादन का यह प्रथम और महत्वपूर्ण सोपान होता है। शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका में नियोजन प्रक्रिया के प्रमुख आधार बिंदुओं को भी दिया गया है। आइए अब आयोजन की बात करते हैं, अर्थात कार्यक्रम क्रियान्वयन। आयोजन ही किसी कार्यक्रम का मुख्य क्रियात्मक अंश है। नियोजन के पश्चात उस कार्य का निश्चित अवधि में पूर्व निर्धारित समय सारणी का पालन करते हुए क्रियान्वित किया जाना ही आयोजन कहलाता है। और आयोजन के मुख्य बिंदु भी शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका में विस्तार से बताए गए हैं। प्रबंधन। आयोजन एवं प्रबंधन को एक दूसरे से अलग करके नहीं देख सकते। कार्यक्रम के आयोजन के दौरान ही प्रबंधन संबंधी कार्य निरंतर चलते रहते हैं। यदि आयोजन कार्यक्रम के भौतिक पक्ष से जुड़ा प्रतीत होता है तो प्रबंधन कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति के पक्ष से जुड़ा हुआ होता है। प्रबंधन के प्रमुख बिंदुओं को भी शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका में दर्शाया गया है। सह शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन में ध्यान देने योग्य मुख्य बातों को भी शिक्षण संग्रह में दिखाया गया है। इन सभी बिंदुओं के साथ साथ प्रधानाध्यापक और अध्यापक की भूमिका भी बताई गई है। इन्हीं कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है खेल गतिविधियां एवं प्रतियोगिताएं। खेलों का विवरण और उससे संभावित समय सारणी इसमें दर्शाई गई है। साथ ही साथ सामग्री का भी उल्लेख किया गया है। जीवन कौशल विकास। पाठ्य पुस्तक कलरव 3 में एक कहानी है मुर्गा और लोमड़ी। इसे आपने अवश्य पढ़ा होगा। अगले पृष्ठ पर बॉक्स में कुछ गुण दिए गए हैं। सोचिए और लिखें कि इस कहानी के एक पात्र के रूप में मुर्गे में इनमें से कौन कौन से गुण मौजूद हैं। वस्तुतः ये गुण जीवन कौशल हैं जिनके कारण मुर्गा अपने आप को लोमड़ी से बचा पाता है। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा व्यक्तित्व विकास का सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा बच्चा जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में सटीक निर्णय लेने, अपने प्रति जागरूक रहने जैसे तमाम कौशलों से परिचित होता है। ये कौशल उसके जीवन को सुगम बनाते हैं, इसलिए इन्हें जीवन कौशल कहा जाता है। जीवन कौशल का विकास कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में शिक्षण संग्रह पुस्तिका में काफी विस्तार से बताया गया है। आइए अब जानते हैं कुछ जीवन कौशलों के बारे में। 1. समालोचनात्मक सोच। 2. सृजनात्मक सोच। 3. निर्णय लेना। 4. समस्या समाधान। 5. प्रभावी संप्रेषण। 6. पारस्परिक अंतर संबंध। 7. स्व जागरूकता। 8. संभाव। 9. तनाव पर नियंत्रण और 10. भावनाओं पर नियंत्रण। शिक्षण संग्रह में अगला बिंदु है व्यक्तिगत स्वच्छता। घर हो, स्कूल हो या खेल का मैदान, सभी जगह बच्चे तरह तरह के रोगाणुओं के संपर्क में आते रहते हैं। जब ये रोगाणु बच्चों के शरीर में पनपते हैं तो उन पर शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। इसलिए बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जानकारी देना और व्यक्तिगत स्वच्छता को विद्यालय कार्यक्रम का एक प्रमुख हिस्सा बनाना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान देने योग्य बातें। बच्चों की व्यक्तिगत स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय में सभी साधन उपलब्ध होने चाहिए ताकि सपने सच हों। आपने कक्षा में काम के दौरान बच्चों से कभी न कभी ये जरूर पूछा होगा कि वे क्या बनना चाहते हैं या उनका सपना यानी ड्रीम क्या है। बच्चों ने अपनी समझ और जानकारी के आधार पर कुछ जवाब भी दिए होंगे, जैसे टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और। शिक्षक के रूप में हम बच्चों के मार्गदर्शक भी हैं, अतः हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि बच्चों के सपने क्या हैं तथा ये जानने के बाद हमें क्या करना होगा। इसके लिए जरूरी होगा कि बच्चों के सपनों पर बातचीत की जाए और अन्य मुख्य बिंदुओं का भी ध्यान रखा जाए। इसका एक तरीका यह भी है कि एक जूनियर हाई स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने बाल सभा में बच्चों से उनके सपनों के बारे में बात की। बच्चों ने जो भी सपने बनाए उनको श्रेणीबद्ध किया। इसके बाद उन्होंने सभी बच्चों की एक डायरी बनवाई जिस पर बच्चों ने लिखा मेरा सपना।
उन सपनों की कैटेगरी के आधार पर हर महीने के पहले और आखिरी शनिवार को बाल सभा में सपनों को पूरा करने की दिशा में तैयारियों पर चर्चा प्रारंभ की। ये बच्चों के सपनों पर बात करने का बेहतरीन तरीका है। अब आते हैं व्यावसायिक परामर्श पर। व्यावसायिक परामर्श व्यवसाय को चुनने, उसके लिए तैयारी करने, उसमें प्रवेश करने तथा उसमें विकास करने हेतु सूचना देने, अनुभव देने तथा सुझाव देने की प्रक्रिया है। शिक्षण संग्रह हस्तपुस्तिका में व्यावसायिक परामर्श की विशेषताओं का भी उल्लेख किया गया है। आइए जानें व्यावसायिक परामर्श की आवश्यकता क्यों है। किसी व्यवसाय में विशिष्ट कार्य के संचालन में विशेष दक्षताओं, योग्यताओं वाले व्यक्तियों के लगाने से कार्य की गुणवत्ता और कर्मचारियों को संतुष्टि प्राप्त होती है। शिक्षण संग्रह हस्तपुस्तिका में व्यावसायिक परामर्श के प्रमुख उद्देश्यों को प्रमुखता से उल्लेखित किया गया है। अध्यापक छात्रों को निम्नलिखित रूप से व्यावसायिक परामर्श देकर प्रोत्साहित कर सकते हैं, जैसे सफल कहानियों को बच्चों के समक्ष दिखाकर बच्चों को उनकी क्षमताओं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आभास कराते हुए और बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार व्यवसाय चुनने के लिए प्रोत्साहित करना। रुचि के अनुसार व्यवसाय के बारे में उचित जानकारी देकर, जैसे कि चुने गए व्यवसाय से संबंधित शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थाएं, चयनित व्यवसाय का स्कोप, भविष्य में संभावनाएं, कार्यक्षेत्र और आगे बढ़ने के अवसर आदि। शिक्षण संग्रह हस्तपुस्तिका में अब उल्लेख आता है बाल संसद का। ये क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसमें शिक्षक की भूमिका क्या है, मंत्रिमंडल, स्वरूप, गठन, समितियां। शिक्षण संग्रह हस्तपुस्तिका के भाग 3 में बाल संसद के अंतर्गत समितियों के सभी प्रमुख कार्यों को विस्तार से बताया गया है। यहाँ तक आपने शिक्षण संग्रह हस्तपुस्तिका के भाग 3 का अध्ययन कर लिया है। अगले अंक में आप देखेंगे शिक्षण संग्रह हस्तपुस्तिका के भाग 4 का प्रारूप। You are watching BEO, Basic Education Online, an educational channel.